हम हिंदी व्याकरण का सहायक क्रिया ये पढ़ने वाले हैं। उस दिन हमने प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा था। आई होप आप सबने होमवर्क किया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया शुरू करते वक्त आप लोग अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल अपने हाथ में ले लो। जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसे लिख के लो, या फिर कुछ एग्जाम्पल से उसे लिख के प्रैक्टिस करो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो सहायक क्रिया शुरू करते वक्त सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। क्रिया क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझ जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी कौन सा भी एक्शन वर्ड जिससे ये पता चलता है कि कुछ भी क्रिया की है, कोई काम किया है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। अभी उसी क्रिया के अंदर हम सहायक क्रिया क्या होती है ये समझेंगे। सहायक क्रिया नाम से ही हमें समझ में आता है कि सहायक यानी कि सहायता करना, हेल्प करना, तो ये उसका अर्थ होता है। तो क्रिया को जो हेल्प करती है, क्रिया को जो सहायता करती है, वह क्रिया उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो उसकी परिभाषा हम देखेंगे। सहायक क्रिया की परिभाषा है जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को विशेष अर्थ प्राप्त करा देती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि सहायक क्रिया भी वाक्य में आती है और यह मुख्य क्रिया के साथ आती है। वाक्य में हमें क्रिया होती है, एक क्रिया होती है जो उस संज्ञा ने, उस सर्वनाम ने क्या किया है, इसका जब हमें बोध होता है उस क्रिया से, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। और उसकी सहायता करने के लिए और एक क्रिया होती है, उस वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए जो क्रिया इस्तेमाल होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अभी इस सबको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। देखो, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़। तो ये कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। पहला है टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़। तो इसमें हमें संज्ञा दिखाई दे रही है, क्रिया दिखाई दे रही है। दूसरा वाक्य है करामत अली सुनकर खामोश रह। उसका अनुभव हमने कर चाची माँ के पास चली। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट। तो ये हमने वाक्य पढ़े। तो ये वाक्य में हमें संज्ञा भी है, क्रिया भी है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है इसमें कुछ गलती है। ये वाक्य जो है अधूरा लगता है, इसमें पूरा अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ तो कमी है, ये हमें ऐसे समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या कमी है? क्यों इस वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है? इसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है या क्या कमी रह गई है वो देखो। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो जब ये शब्द इसमें ऐड हो जाता है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, तो इस वाक्य को पूरी तरह से अर्थ मिल गया। ये हमें अब ग्रामेटिकली सही लग रहा है, ये करेक्ट लग रहा है। तो दौड़ ये भी क्रिया है, और पड़ी, पड़ी यानी पढ़ना, ये भी क्रिया है। यानी यहाँ पर दो क्रियाएं आ गई है, और अब हमें लग रहा है कि ये वाक्य पूरी तरह से सही लग रहा है। दूसरा वाक्य है करामत अली सुनकर खामोश रह गया। तो अब ये वाक्य अर्थपूर्ण हो गया है जब रहना इस क्रिया के साथ, इस मूल क्रिया के साथ गया शब्द आ गया, तब ये हमें वाक्य अर्थपूर्ण लग रहा है। तो रह ये क्या है? यह मुख्य क्रिया है, और गया यह सहायक क्रिया है। तो जो जैसे हमने परिभाषा में पढ़ा कि मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया, तो मुख्य क्रिया है पहले वाक्य में दौड़, दूसरे वाक्य में रह यानी रहना, और उसके बाद जो क्रिया आई है पढ़ी और गया यानी कि पढ़ना और जाना। तो ये जो बाद में मुख्य क्रिया के बाद जो क्रियाएं आई है इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अब तीसरा वाक्य हम देखते हैं, उसका अनुभव हमने कर लिया।
तो कर यानी करना, यह मुख्य क्रिया हो गई। लिया यानी लेना, यह भी सहायक क्रिया यहाँ पर हो गई। जो कर इस मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है, लेना यह क्रिया, तो इसे सहायक क्रिया कहते हैं। चाची माँ के पास चली आई, तो चली यह मुख्य क्रिया है और आई यह सहायक क्रिया है यानी आना। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, गए यह सहायक क्रिया है जाना का। जुट यानी जुटना, काम में लग जाना, यह भी एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। और गए यानी जाना, ये इसकी सहायक क्रिया है। तो ये जो वाक्य हमने देखे, तो इन सब में परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं कि जो मुख्य क्रियाएं है, पहले जो हमने वाक्य देखे थे उसमें सिर्फ मुख्य क्रिया थी, उसमें सहायक क्रिया नहीं थी, इसलिए वह वाक्य जो है हमें अधूरे लग रहे थे, अर्थ नहीं लग रहा था, उसे पूरी तरह से अर्थ नहीं लग रहा था। लेकिन जब उस मुख्य क्रिया के साथ हमने और एक क्रिया को जोड़ दिया, तब उस क्रिया ने उस मुख्य क्रिया का अर्थ अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें मदद की। और ये जो मदद करती है दूसरी क्रिया मुख्य क्रिया को, इस क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखो, प्रत्येक वाक्य में विशिष्ट अर्थ का बोध कराने के लिए दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं होती है, जैसे हमने वाक्यों में देखा। तो जिन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं, यानी ये जो दो क्रियाएं एक साथ आई, इन दोनों क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। यानी कि पहले वाक्य में दौड़ पड़ी, तो दो क्रिया है, इन दोनों क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे वाक्य में रह गया, ये दोनों क्रिया है, इन्हें संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी दोनों एक साथ, दो क्रिया एक साथ जो होती है उसे संयुक्त कहते हैं। वाक्य का अर्थ पूर्ण करने की जिम्मेदारी जब मुख्य क्रिया नहीं निभा सकती, ये हमने पहले जब एग्जाम्पल देखे उसमें देखा कि जब सिर्फ एक ही क्रिया थी मुख्य क्रिया, तब वो वाक्य का अर्थ बताने के लिए पूरी तरह से समर्थ नहीं थी, उसमें कुछ अधूरा था। तो यही है कि वाक्य का अर्थ पूर्ण करने की जिम्मेदारी जब मुख्य क्रिया नहीं निभा सकती, तब जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होती है, वह वाक्य का भाव अथवा अर्थ स्पष्ट कराती है। ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल में देखे हैं कि जब पहले वाले इसमें मुख्य क्रिया से हमें वाक्य का अर्थ पूरी तरह से पता नहीं चला, तब उस मुख्य क्रिया के साथ और एक क्रिया को जोड़ा गया और तब वो वाक्य अर्थपूर्ण हो गया। तो उस दूसरी क्रिया को जो है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली क्रिया वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से समझाने में सहायता करती है। यानी जो अधूरा अर्थ हमें लग रहा था, सहायक क्रिया के आने के बाद वो हमें अर्थपूर्ण लगने लगा। देखो, सहायक क्रिया की परिभाषा फिर से एक बार। मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं सहायक क्रिया का अर्थ है सहायता करना। सहायता करना यानी हेल्प करना, मदद करना। सहायक क्रिया उस वाक्य में आकर मुख्य क्रिया की मदद करती है कि हमें वाक्य का अच्छी तरह से अर्थ समझ में आ जाए। तो देखो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। नागर जी आप लिखते रहिए। अगर ये शब्द नहीं होता रहिए, तो इस वाक्य को अर्थ सही से नहीं आता। नागर जी आप लिखते, अगर सिर्फ इतना वाक्य होता तो ये हमें अर्थपूर्ण नहीं लगता। तो रहिए इस क्रिया ने इस वाक्य को पूरा अर्थ दिया है। लिखते को मदद की है, रहिए इस क्रिया ने लिखने की क्रिया को मदद की है। और एक बात हम ध्यान में रख सकते हैं कि वाक्य के अंत में जो क्रिया आती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि दो क्रिया होती है सहायक, तो दो क्रियाओं में से जो दूसरी होती है या जो वाक्य की अंतिम क्रिया होती है उसे सहायक क्रिया
कहते हैं। मंजली भाभी कमरे में जाकर रोने लगी। यहाँ पर रोने भी क्रिया है, मुख्य क्रिया, और लगेगी यह सहायक क्रिया है। लगना यानी यह सहायक क्रिया। सोनाबाई की लड़की कथकली पर डांस करने लगी। तो करना ये भी एक क्रिया है, और लगी यानी लगना यह भी क्रिया है। तो जो वाक्य का अंतिम शब्द है लगी, यह सहायक क्रिया है। या फिर दो क्रियाओं में से जो दूसरी क्रिया होती करने लगी, तो ये दूसरी क्रिया जो है यह सहायक क्रिया है। तो याद रखने के अनेक तरीके हैं, उसमें से दो क्रियाओं में से दूसरी की क्रिया, या वाक्य का अंतिम शब्द जो है क्रिया, इस तरह से जैसा आपको आसान लगे वैसे आप इसे याद रख सकते हो। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो यहाँ पर दौड़ यानी दौड़ना यह भी क्रिया है, मुख्य क्रिया, और पड़ी पढ़ना क्रिया ये सहायक क्रिया है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। रह यह मुख्य क्रिया है, गया जाना यह सहायक क्रिया है। अभी हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को गौर से देखिए। मंदार ने उसे पैसे दे दिए। तो दे दिए इस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है। राजू गेंद लाना भूल गया। भूल गया ये दो क्रियाएं हैं। आनंद मुंबई से लौट आया। तभी ये जो दो क्रियाएं हैं, जैसे मैंने पहले कहा दो क्रियाएं एक साथ आती उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी पहले वाक्य में दे दिया, दूसरे में भूल गया, तीसरे में लौट आया। तो ये जो क्रियाएं हैं इन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं में देना, भूलना और लौटना यह मुख्य क्रियाएं हैं, तथा देना, जाना, आना यह सहायक क्रिया है। हम देख रहे हैं कि दे दिया, तो जो पहले आई है दे, भूल और लौट, ये हो गई मुख्य क्रिया, और जो बाद में आई है दिए, गए और आया, ये है सहायक क्रिया। ओके, जो दो दो क्रिया एक साथ आती उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं, और मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अभी हम कुछ बातें ध्यान में रखेंगे सहायक क्रिया के बारे में। कुछ मेन पॉइंट जो ध्यान देने हैं। मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होती है और उसे एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। उसे यानी उस वाक्य को या उस वाक्य में आई हुई मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। जो हमने पहले उदाहरण देखे, अब और एक उदाहरण देखते हैं कि पिताजी ने अखबार पढ़ा। तो पिताजी अखबार पढ़ चुके। तो पढ़ ये मुख्य क्रिया हो गई और चुके यह सहायक क्रिया हो गई। तो जब हम एग्जाम में उत्तर लिखेंगे सहायक क्रिया का, तो इस तरह से हमें कौन सा शब्द कौन सी क्रिया है यह वहां पर लिखना होगा। अब उदाहरण देखते हैं सहायक क्रिया के। पहला उदाहरण है, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। तो इस तरह से हमें प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। सहायक क्रिया के ऊपर हमें दो प्रश्न आएंगे। पहला होगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए, ये पहले प्रकार का प्रश्न होगा। और दूसरे प्रकार का प्रश्न ये होगा कि एक क्रिया शब्द दिया रहेगा, यानी कि निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में परिवर्तन कीजिए। यानी एक क्रिया शब्द दिया रहेगा, उस क्रिया शब्द को हमें सहायक क्रिया बनाकर वाक्य में लिखना है। इस प्रकार के दो प्रश्न रहेंगे। तो वो जो पहला होगा उसके उदाहरण हम देखते हैं पहले। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए।
तो यहाँ पर जुट गए, जुटना और गए यानी जाना, ये दो क्रियाएं हैं। यानी जुट गए संयुक्त क्रिया हो गई, इसमें जुट मुख्य क्रिया है और गए सहायक क्रिया है। और जुट का मूल रूप क्या है? जुटना। और सहायक क्रिया का मूल रूप है जाना। तो जब हम एग्जाम में आंसर लिखेंगे तब हमें इसी तरह से लिखना है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन सहायक क्रिया लिखना है गए, और उसका मूल रूप भी लिखना है जाना। या तो फिर सहायक क्रिया गए लिखकर सिर्फ ब्रैकेट में जाना लिखा तो भी चलेगा, या फिर इसी प्रकार लिखना है मूल रूप जाना। यानी कि ये दोनों सहायक क्रिया और उसका मूल रूप दोनों हमें एग्जाम में लिखना होता है अपनी उत्तर पत्रिका में। यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो। तो कर और दो, ये दो क्रिया है यहाँ पे। कर ये मुख्य क्रिया है, इसका मूल रूप है करना। और सहायक क्रिया दो, यानी कि इसका मूल रूप है देना। तो इस तरह से हमें उत्तर में सिर्फ सहायक क्रिया यानी दो, उसका मूल रूप देना, इतना ही हमें उत्तर में लिखना अपेक्षित होता है। ओके, ये मुख्य क्रिया जो है आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखा है। आंखों में आंसू उतर आए, तो उतर यह मुख्य क्रिया है, इसका मूल रूप है उतरना। और सहायक क्रिया है आए, इसका मूल रूप है आना। चौथा उदाहरण है, नागर जी आप लिखते रहिए। मुख्य क्रिया लिखते, यानी कि इसका मूल रूप है लिखना। और सहायक क्रिया है रहिए, इसका मूल रूप है रहना। पांचवा वाक्य है, मजली भाभी कमरे में जाकर रोने लगेगी। तो यहाँ पर रोने लगेगी, ये दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया है रोना और इसका मूल रूप है रोना। सहायक क्रिया लगेगी, मूल रूप है लगना। छठा वाक्य है, सोनाबाई की लड़की कथकली डांस करने लगी। तो इसमें करने लगी ये दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया है करने और लगी यह सहायक क्रिया है। और करने का मूल रूप है करना और लगी का मूल रूप है लगना। सहायक क्रिया को पहचानने का दूसरा तरीका कि अंतिम शब्द देखो, अंतिम शब्द को सहायक क्रिया पहचानो आएगा, उसके अंतिम शब्द को अंडरलाइन करके रख देना और फिर सहायक क्रिया लिखकर उस शब्द को लिखना और उसका मूल रूप जिस तरह से लिखते का लिखना होता है, रहिए का रहना, रोने का रोना, लगेगी का लगना, करने का करना, लगी का लगना, तो इनके मूल रूप भी उसके साथ लिखना है। नेक्स्ट है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो यहाँ पर दो क्रियाएं, संयुक्त क्रिया दौड़ पड़ी, इसमें मुख्य क्रिया है दौड़, यानी कि इसका मूल रूप है दौड़ना। और सहायक क्रिया है पड़ी, जिसका मूल रूप है पढ़ना। आठवां वाक्य है, करामत अली सुनकर खामोश रह गया। मुख्य क्रिया इसमें रह, जिसका मूल रूप है रहना। और सहायक क्रिया है गया, यानी जिसका मूल रूप है जाना। रूपा घटनास्थल पर आ पहुंची। मुख्य क्रिया है आ, जिसका मूल रूप है आना। सहायक क्रिया है पहुंची, जिसका मूल रूप है पहुंचना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सहायक क्रियाएं हैं पढ़ी, गया और पहुंचना, इनको लिखकर इनका मूल रूप जो है पढ़ी का पढ़ना, गया का जाना, पहुंची का पहुंचना। और जब हमें दूसरे प्रकार का प्रश्न आएगा कि हमें वाक्य बनाना है, क्रिया शब्द दिया रहेगा, उसका हमें सहायक क्रिया के रूप में
परिवर्तन करके फिर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तब हमें इन शब्दों को याद रखना चाहिए कि अगर पढ़ना शब्द दिया होगा क्रिया शब्द, तो हम उसे पढ़ी इस शब्द का वाक्य में उपयोग कर सकते। अगर जाना शब्द दिया रहेगा तो हम गया इस शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते। लेकिन वाक्य बनाते वक्त ये हमें ध्यान में रखना है कि हमने जो क्रिया शब्द इस्तेमाल किया वो सहायक क्रिया के रूप में होना चाहिए, यानी उसके पहले और एक मूल क्रिया आनी चाहिए, तब हमारा वाक्य सही होगा। ये एग्जाम्पल समझ में आ गए? तो अभी हम कुछ सहायक क्रिया संबंधी कुछ मुख्य बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान देने जैसे हैं, उसको हम देखेंगे। इसको अच्छे से ध्यान से सुनो। सहायक क्रिया का स्थान वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अर्थात अंत में होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सहायक क्रिया को याद रखने का आसान तरीका है कि जो वाक्य का अंतिम शब्द होगा, अंतिम क्रिया होगी, वह सहायक क्रिया। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि मुख्य क्रिया के बाद, यानी कि वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, जो मुख्य क्रिया होगी उसके बाद आने वाला जो शब्द होगा या जो क्रिया होगी उसे सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल, कौन से भी काल में सहायक क्रिया का प्रयोग हो सकता है। यानी कि जिस तरह से रहा शब्द होगा तो रहेगा भी हो सकता है, यानी भविष्य काल में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ने पर ही वाक्य को पूर्ण अर्थ निकलता है। यानी कि जब वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया आती है, तभी उस वाक्य को पूरी तरह से अर्थ प्रदान होता है, तभी वो वाक्य अर्थपूर्ण होता है। नहीं तो वाक्य अधूरा लगता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल्स देखे थे कि वो वाक्य पढ़ने के बाद उसका पूरी तरह से अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा था। जब हमने उसमें सहायक क्रियाएं जोड़ दी, तब उसका अर्थ पूरी तरह से हमारी समझ में आने लगा। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है, यानी कि बहुत जरूरी है। मुख्य क्रिया होनी चाहिए, उसके बाद सहायक क्रिया आती है। सहायक क्रिया और मूल क्रिया के बीच में केवल नहीं अथवा न शब्द ही आ सकता है। इसके अतिरिक्त कोई और शब्द नहीं आ सकता। तो हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें मुख्य क्रिया के तुरंत बाद सहायक क्रिया थी। अभी ऐसा ऐसा हो सकता है कि मुख्य क्रिया के तुरंत बाद सहायक क्रिया नहीं आएगी, तो उन दोनों में सिर्फ नहीं और न, यानी ये दो ही शब्द आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी शब्द नहीं आएगा। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में सिर्फ नहीं और न, यही दो शब्द आ सकते हैं। अभी इसका हम उदाहरण देखेंगे। उसके हृदय में करुण रस समा न सका। तो समा यानी समाना, यह मुख्य क्रिया हो गई, और सका यानी सकना, यह सहायक क्रिया हो गई। तो इन दोनों क्रियाओं के बीच में न ये शब्द है, तो न ये कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इस वाक्य को पूरी तरह से अर्थ प्रदान करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसलिए ये समा और सकना, ये दो क्रियाओं के बीच में यह शब्द आया है। वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तानकर खड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पर खड़ा रहना या खड़ा हुआ, यह दो क्रियाएं हैं, जिसमें खड़ा यह मुख्य क्रिया है और हुआ यानी होना यह सहायक क्रिया है। इन दोनों के बीच में नहीं। तो जिस तरह से हमने ये पॉइंट पढ़ा है, ये नियम पढ़ा है कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में सिर्फ नहीं और न, ये दो ही शब्द आ सकते, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं आ सकता।
ओके, ये जो कुछ पॉइंट्स है इनको अच्छे से ध्यान में रखो। नेक्स्ट है, यदि वाक्य का अंत है, था, थी और थे से होता है तो उसे सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। देखो, तो उसकी सजा उसने लाठियों से दी गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों शब्द हमें क्रिया लग रहे हैं। दी यानी देना, गई यानी जाना, है यानी होना, ये तीनों शब्द हमें क्रिया शब्द लग रहे हैं। लेकिन इसमें से है, इन शब्दों को हम सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। मूल क्रिया क्या है? दी। तो दी के बाद तुरंत आने वाला जो शब्द है गई, यह शब्द सहायक क्रिया होगा। है, इस शब्द को हम सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। तो इसके उदाहरण दिए, तो कौन से शब्द अंत में आएंगे तो उन्हें सहायक क्रिया नहीं मानेंगे? है, था, थी और थे, ये शब्द अगर अंत में आएंगे तो हम इसे सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। और वो नियम हमें याद रखना है कि जो मूल क्रिया होती है उसके बाद आने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया मानेंगे। तो पहले वाक्य में दी यानी देना मूल क्रिया है, तो सहायक क्रिया गई होगा, है नहीं होगा। दूसरा वाक्य देखो, मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। तो जा यह मुख्य क्रिया है और सकते यह सहायक क्रिया है। था, थी, थे ये शब्द जो है वाक्य को अर्थ प्रदान करने के लिए उन्हें, या फिर वाक्य का काल बताने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस प्रभाव का अनुभव मैं कर सकता था। तो करना यह मुख्य क्रिया है और सकता यानी सकना यह सहायक क्रिया है। राधा एक ही बात की रट लगाती। रट यह मुख्य क्रिया है, लगाती यानी लगना यह सहायक क्रिया है। अहिंसा के मार्ग से यह प्रश्न हल हो सकते थे। हो यानी होना यह मुख्य क्रिया है, सकते यानी सकना यह सहायक क्रिया है। इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना जरूरी है, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, जब है, था, थी, थे ये वाक्य के अंत में आएंगे तब इन्हें हम सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। जो मूल क्रिया के बाद शब्द आएगा उसी को हम सहायक क्रिया मानेंगे। ओके, तो अब तक हमने देखा था एक प्रकार का प्रश्न जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्य दिया रहेगा, उसमें से हमें सहायक क्रिया को पहचान कर लिखना था। उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। अभी दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा, निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का सार्थक वाक्य में प्रयोग करो। तो ये जो हमें क्रिया शब्द दिया रहेगा उसका हमें सहायक क्रिया के रूप में उसका इस्तेमाल करना है, यानी उसका वाक्य बनाना है। ये जो एग्जाम्पल्स दिखाए इनको भी अगर आप पढ़कर याद रखोगे और यही या ऐसे ही वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रश्न में गलतियां नहीं होंगी। नहीं तो बहुत बार इस प्रश्न में जब वाक्य सहायक क्रिया का वाक्य बनाने के लिए प्रश्न आता है तो बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलती करते। क्रिया शब्द को जिसको सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल करना है उसको मूल क्रिया के रूप में इस्तेमाल करके वाक्य लिखते हैं, ये गलती हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि जब भी हमें वाक्य बनाना होगा तो वाक्य में दो क्रियाएं आनी चाहिए और जो हमें प्रश्न में दिया है शब्द वो जो है हमें सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल करना है, मूल क्रिया के रूप में नहीं। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के फिर वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पहला है सकना, ये क्रिया शब्द दिया है। अब सकना को हमें जिस तरह से दिया है उसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं वह काम कर सका या मैं वह काम कर सकी। तो इस तरह से सकना शब्द का जो है
हम सहायक क्रिया के रूप में परिवर्तन कर सकते। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने वाक्य सही लिखा है या नहीं, तो इसको जांच करने के लिए देखेंगे कि इसमें दो क्रियाएं हैं या नहीं। कि कर, कर यह मुख्य क्रिया हो गई और सका यानी सकना ये सहायक क्रिया हो गई। एग्जाम में भी जब भी हम वाक्य बनाकर लिखेंगे तब हम खुद चेक कर सकते हैं कि जो हमने वाक्य बनाया है इसमें हमने दो क्रियाएं लिखी है या नहीं, और दोनों क्रिया जो है आसपास ही होनी चाहिए यानी एक के बाद एक, और जो शब्द हमें क्रिया शब्द दिया होगा वो सहायक क्रिया के रूप में ही इस्तेमाल करना है, तो उसके पहले कोई और मुख्य क्रिया आनी चाहिए। तो इस तरह से जो है पहला वाक्य है, सकना इस क्रिया शब्द का मैं वह काम कर सका। तो यहाँ पर सिर्फ हमें वाक्य बनाकर लिखना है, कौन सा मुख्य क्रिया है और कौन सा सहायक क्रिया है ये इस प्रश्न में हमें नहीं लिखना है, सिर्फ वाक्य बनाकर लिखना है। दूसरा है पढ़ना, वह मैदान पर गिर पड़ा। तो यहाँ पर गिर जो है यह मुख्य क्रिया और पड़ा यह सहायक क्रिया है, जो पढ़ना इस मूल क्रिया का रूप है। नेक्स्ट है लगना, बुरा सपना देखकर वह रोने लगा। अब लगना इस शब्द को लगा इस तरह से इस्तेमाल किया गया है और इसमें मूल क्रिया है रोना, यानी रोने, रोने शब्द जो है यह मूल क्रिया है जिसका मूल रूप है रोना, और लगा यानी लगना। चौथा है देना, मैंने उसे वापस भेज दिया। तो भेज यह मूल क्रिया हो गई, दिया यह सहायक क्रिया, जो देना इस शब्द, ये देना यह इसका मूल रूप है। पांचवा है उठना, बुरा सपना देखकर वह चिल्ला उठा। तो चिल्ला यह मुख्य क्रिया है, उठा यह सहायक क्रिया है और इसका मूल रूप है उठना। तो इस तरह से जो भी हमें क्रिया शब्द दिया रहेगा उसका हमें सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल करना है, और वाक्य लिखने के बाद हम खुद चेक करेंगे कि हमने वाक्य में दो क्रियाओं का इस्तेमाल किया है या नहीं, और जो शब्द दिया है वो सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया है या नहीं। अब रहना, यह इस शब्द का, वह रात भर रोता रहा। रोता यह मुख्य क्रिया है और रहा सहायक क्रिया, रहना इस मूल क्रिया का। वह मुंबई चला गया। चला यानी चलना मुख्य क्रिया, और गया यानी जाना यह मूल रूप है गया का। डालना, हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को भून डाला। भून मुख्य क्रिया, डाला सहायक क्रिया, और डाला का मूल रूप है डालना। चाहना, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि क्रियाओं के शब्द को हमने जिस तरह से दिए हैं उसी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, उसमें वाक्य के अनुसार परिवर्तन करके उसे मुख्य क्रिया के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से हमें वाक्य बनाते वक्त याद रखना है कि जो शब्द दिया है उसे वैसे के वैसे नहीं इस्तेमाल करना है। पाना, रामू आसानी से चोर को पकड़ पाया। पकड़ मूल क्रिया पकड़ना, पाया पाना ये इसका मूल रूप है। अभी हम एक ही क्रिया शब्द को हम सहायक क्रिया के रूप में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स, आप लोग इन्हीं एग्जाम्पल्स को याद करके रखेंगे तो भी चलेगा। यही शब्द, ऐसे ही शब्द आते हैं, इनको इसी तरह से या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। ये जो वाक्य बनाए हैं इनको दो चार बार रीड करो अच्छे से,
यानी कि गलती नहीं होगी कि वाक्य हमें किस तरह से बनाना है। जो दिया क्रिया रूप है उसे सहायक क्रिया के रूप में किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये हमारी समझ में आ जाएगा। इसको 2-4 बार अच्छे से पढ़ते रहो। देना शब्द को किस तरह से इस्तेमाल किया है सहायक क्रिया के रूप में, देखो। मेजर ने जवानों को सचेत कर दिया। तो देना शब्द का हमने यहाँ पर दिया के रूप में प्रयोग किया है। राधा ने वह बर्तन तोड़ दिया। गुरु ने शिष्य को ज्ञान देकर काबिल बना दिया। सैनिकों ने दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। तो देना इस शब्द के साथ हमने कर दिया, तोड़ दिया, बना दिया, कर दिया, तो इस तरह से हमने इसका सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है। अभी नेक्स्ट है उठना। सुबह होते ही वह जाग उठा। सफलता मिलते ही वह झूम उठा। छुट्टी मिलते ही सारे बच्चे नाच उठे। सामने शेर को देखकर वह चिल्ला उठा। तो यहाँ पर जाग उठा, झूम उठा, नाच उठा, चिल्ला उठा। तो इस तरह से उठना इस क्रिया शब्द का हमने सहायक क्रिया के रूप में इस तरह से इस्तेमाल किया है। और उसके पहले जो है क्रियाएं, मूल्य क्रियाएं या मुख्य क्रियाएं का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है जाना। मुन्ना लोरी सुनते सुनते सो गया। अब जाना शब्द के लिए हमने सहायक क्रिया गया, यह इस्तेमाल, गया, गए, गई, इस तरह से सहायक क्रिया में हम इस्तेमाल कर सकते। और इसके पहले एक मुख्य क्रिया का होना जरूरी होता है। मुन्ना लोरी सुनते सुनते सो गया। चोर जेल तोड़कर भाग गया। मुझसे बड़ी भूल हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस तरह से जाना शब्द का हमने सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया है। और जब आप वाक्य बनाओगे तब यह याद रखना है कि हमें वाक्य छोटा बनाना है और इसमें कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है ताकि कोई गलती न हो। वाक्य छोटा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए और ऐसे शब्द जो आप लिख सकते हो अच्छी तरह से विदाउट एनी मिस्टेक, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है वाक्य बनाते वक्त, ताकि गलतियां न हो और मार्क्स न कटे। नेक्स्ट है पढ़ना। उसे मुंबई वापस जाना पड़ा। तो पढ़ना शब्द का हमने क्रिया रूप में, सहायक क्रिया रूप में पढ़ा इस तरह से इस्तेमाल किया है। जाना पड़ा। अध्यापक की डांट सुनकर वह रो पड़ा। गाड़ी की ठोकर लगते ही वह गिर पड़ा। जोकर को देखकर वह हंस पड़ा। तो यहाँ पर पढ़ना इस क्रिया रूप का हमने सहायक क्रिया में मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया जाना पड़ा, रो पड़ा, गिर पड़ा, हंस पड़ा, तो इस तरह से इन मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों एक के बाद एक आकर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाया है। सकना, मैं वह काम कर सका। बहुत मेहनत के बाद वह मूर्ति बना सका। मंदार कल खेलने नहीं जा सका। रमेश घोड़े पर न बैठ सका। तो यहाँ पर सकना इस को हमने सका इस तरह से इस्तेमाल किया है और उसके पहले जो मूल क्रियाएं हैं कर, बना, जा, बैठ, इन मुख्य क्रियाओं का इस्तेमाल करके वाक्य बनाया है। लगना, बुरा सपना देखकर वह रोने लगा। प्यास लगने से वह पानी पीने लगा। विनोद सुनकर वह हंसने लगा। इशारा मिलते ही बच्चे दौड़ने लगे। तो यहाँ पर लगना शब्द का लगा, लगे, लगी या फिर लगेंगी, इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कौन से भी काल में सहायक क्रिया का इस्तेमाल हो सकता है।
बस उसके पहले मुख्य क्रिया का होना जरूरी है। अभी ये कुछ एग्जाम्पल्स है होमवर्क के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। तो ये जो वाक्य दिए गए इसमें से आपको सहायक क्रिया ढूंढकर लिखना है और उत्तर लिखते वक्त सहायक क्रिया लिखेंगे और उसका मूल रूप क्या है वह भी लिखेंगे। जिस तरह से पहले वाक्य में है कर डाला, तो डाला यह सहायक क्रिया होगा और उसका मूल रूप होगा डालना। तो इस तरह से आपको ये सभी वाक्य जो है होमवर्क के लिए करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो। चौथा वाक्य है इनको प्रैक्टिस कर सकते हो आप खुद से होमवर्क के लिए। सहायक क्रिया लिखते वक्त सहायक क्रिया शब्द को लिखना है और उसका मूल रूप क्या है वह भी लिखना है। क्या डाउट है पूछो। ये स्टूडेंट्स अपने आप को अनम्यूट करके पूछो क्या डाउट है। रोशन और आंचल अपने आप को अनम्यूट करो। अनम्यूट करके सवाल पूछो जो भी पूछना है। मैडम, एक्सक्यूज मी मैम। हेलो हेलो। हेलो मैम, बच्चों को अनम्यूट कीजिए, वो कुछ डाउट पूछना चाहते हैं। ये मिस स्टूडेंट्स, हाँ एक एक करके पूछो। मिस जो हाँ बोलो। आपने जो दिया है वो आएगा क्या पेपर में? हाँ, सब आएगा ना? किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको बताया। दो प्रकार के प्रश्न हाँ आएंगे। मिस, मैंने पहला स्क्रीनशॉट। जो है, हाँ सहायक क्रिया पहचानने के लिए आएगा। यस और दूसरा है सहायक यस क्रिया यस के रूप में यस वाक्य मिस। बनाना। यस मिस। हाँ, मिस आपने बोला ना स्क्रीनशॉट लेने को, स्क्रीनशॉट लिया मैंने। ओके गुड गुड। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट किसको डाउट है। टीचर, हाँ बोलो। जो आपने स्क्रीनशॉट लेने बोले थे ना, मैम हाँ, वो वाला फिर से समझाओ ना, मिस उसमें क्या है। असाइनमेंट वाला।
मिस। हाँ, अच्छा, जो वाक्य दिए हैं ना, उन वाक्यों हाँ। में से सहायक क्रिया कौन सी है वो पहचान कर लिखना है। और उत्तर लिखते वक्त जैसे हमने पहले एग्जांपल्स देखे ना, कि यस उस मिस। एग्जांपल में यस सहायक यस। क्रिया पहचान कर हमने लिखा कि वो कौन सा शब्द है यस और मिस। उसका मूल रूप क्या है। बस उतना ही, वो दो ही बातें लिखनी है, सहायक क्रिया और यस मिस। उसका मूल रूप। यस ओके। मिस। ओके, नेक्स्ट। ओके मिस। नेक्स्ट, लक्ष्मी रोशन, अनम्यूट करके पूछो सवाल। रोशन यादव, लक्ष्मी, अपने आप को अनम्यूट करो और सवाल पूछो। श्रेयस, कोई डाउट है? हाँ, पूछो। मिस। हाँ, बोलो। मिस। मिस सारे, आप सारे एक स्क्रीनशॉट लेना है। क्या क्या? मिस। हाँ, सारे स्लाइड फिर से दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट किसका क्या डाउट है? हेलो मिस। हाँ, बोलो। जैसे सरल वाक्य में खाली बस लास्ट का रहेगा वही इशू उपयोग करेंगे ना सरल वाक्य में। हाँ 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 हाँ, ये सबसे आसान तरीका है सहायक क्रिया को पहचानने का, कि वाक्य में जो अंतिम शब्द या जो अंतिम क्रिया होगी वह सहायक क्रिया। ये सबसे आसान तरीका है। मिस संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त यानी दो क्रियाएं एक साथ आती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त मिश्रित क्रिया हमने पढ़ा यहाँ पर, संयुक्त वाक्य नहीं। वाक्य के प्रकार क्रिया। अलग है, संयुक्त वाक्य अलग होता है, वो वाक्य के प्रकार में आएगा। यहाँ पर हमने संयुक्त क्रिया पढ़ा, यानी कि दो क्रियाएं एक साथ आती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, और पूछो। मैम। हाँ, बोलो। मैम मुझे भी दिखाओ ना स्क्रीन। मुझे भी दिखाओ ना जो आपने। एक मिनट है, कौन से इसका चाहिए आपको? सब सब जितना आपने बताया ना अभी, एक्सप्लेन किया ना आपने। अच्छा, पहले असाइनमेंट वाले दोनों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें लिया है। मिस इसका लिया है मैंने। ओके, मुझे आगे का चाहिए। हाँ ये चाहिए। लिया है मैंने। आगे दिखाओ। हम्म, मिस दिखाओ ना। मैम आगे का करो ना, आगे का वह दिखाओ ना। हाँ दिखाओ। मैम मैं लिया। अच्छा, ये जो नियम है इसका ले लो। मैम मैंने लिया है इसका, आगे का दिखाओ ना। लिया? हाँ लिया है मैंने ये। आगे आगे। कौन सा चाहिए बताना। ये उदाहरण। मैम आगे आगे का दिखाओ ना। हाँ आगे दिखाओ।
और किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो। डन। यस सुमित, क्या डाउट है? सुमित पूछो, आपको क्या डाउट है? हाँ बोलो। हेलो मिस, आप कभी हाँ अव्यय लेंगे? हाँ मिस, कभी अव्यय? आप अव्यय लेंगे? अव्यय अव्यय हाँ, अव्यय का भेद। हाँ पता नहीं अभी। मिस कभी भी होगा तो आप अव्यय लेना ना। हाँ हाँ जरूर। ये सहायक क्रिया समझ में आ ठीक गया? है मिस। और उस दिन जो प्रेरणार्थक क्रिया लिया था वो? ओके ठीक है। मैम? Yes. मैम आई हैव डन। Okay. Thank you, ma'am. कैन आई लीव नाउ? Student, yes.